नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरू हो चुका है देश का सबसे बड़ा सियासी शो। मैं हूं आपके साथ शीरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। पॉलिटिकल पावर सेंटर में आप सभी का बहुत स्वागत है। दिन की हर बड़ी खबर, हर सियासी खबर और उस खबर का एबीपी स्टाइल में विश्लेषण हम करेंगे। बिल्कुल, इस शो में हम जानेंगे हर सियासी खबर के पीछे और खबर के अंदर की खबर। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक क्या है खबर का सियासी संदेश। देखिए, सोमवार से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होने जा रही है। कांवड़ यात्री शुरू हो जाएंगे। हरिद्वार से गंगा जल लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले योगी सरकार ने एक फैसला लिया है जिस पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल साइन बोर्ड में दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, ये जरूरी है। लेकिन इस पर अब योगी सरकार कैसे निशाने पर आ गई है, रिपोर्ट। कावड़ रूट में नाम लिखने का फरमान। यूपी में बढ़ता सियासी घमासान। हिंदू हो या मुसलमान, कावड़ रूट में हर दुकानदार को बताना होगा अपना नाम। यूपी में योगी सरकार के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। ग्राउंड में भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात सियासत की। भले ही इस मुद्दे पर विपक्ष यूपी सरकार पर सवाल उठा रहा हो, भले ही बीजेपी के अंदर खाने से आवाज उठ रही हो, लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हालत में इस मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं जाने वाले। सीएम के दफ्तर से बयान आया। मुख्यमंत्री योगी ने कावड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया। पूरे उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। कावड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। स्पष्ट है, योगी इस मुद्दे पर बैकफुट पर बिल्कुल नहीं आने वाले। हालांकि बीजेपी में ही इस फैसले पर सवाल उठने लगे। कल बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक्स पर लिखा, कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली छुआछूत की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन छुआछूत का संरक्षण नहीं होना चाहिए। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो नकवी नरम पड़ गए और एबीपी न्यूज से बातचीत में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर फैसला बताया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के एक दिशा निर्देश के आधार पर जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, उसमें उसको लेकर के हाहाकार मचा। राज्य की सरकार ने उस कंफ्यूजन को करेक्ट किया है और स्पष्ट किया है कि जो कांवड़ यात्री हैं, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी तो नरम पड़ गए, लेकिन सहयोगी दलों की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। केंद्र सरकार में बीजेपी के अहम सहयोगी जेडीयू ने भी इस फैसले पर सवाल उठा दिया। यह मोदी जी के सिद्धांत की मूल भावना से मेल नहीं खाता है, जिसमें वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये एक तबके के प्रति संदेह पैदा करता है, जो सामाजिक सद्भाव पश्चिमी यूपी में सदियों से बना हुआ है, उसके भी अनुरूप। ऐसी ही प्रतिक्रिया केंद्र और राज्य में बीजेपी की साथी आरएलडी की भी आई। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने एक्स पर इसे गैर संवैधानिक निर्णय बताया। इधर विपक्ष और बीजेपी के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। बीजेपी के पास जब कुछ नहीं होता है करने को, तो वो नफरत और वैमनस्य से फैलाने लगती है। बीजेपी को जनता ने एक संदेश दिया है कि आपकी नफरत की राजनीति से अब हम तंग आ चुके हैं। 63 सीटें आपकी कम हो गई हैं, उसके बाद भी आप संदेश पढ़ने को तैयार नहीं है। मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार के पास और कोई काम ही नहीं है। ना रोजगार क्रिएट करना है, ना महंगाई कम करनी है, ना उद्योग बढ़ाना है। अब यही काम एक रह गया है। भाजपा हताश और निराश है। वो हिंदुत्व के मुद्दे को फिर जिंदा रखना चाहते हैं। वो हर एक्शन पर ही एक्शन चाहते हैं। वो ये रहा कि ये चाहते हैं कि हम लोग ये अपने आप को फिर ये कह कि देखिए हिंदुओं के लंबरदार हम ही हैं और कोई नहीं है। हम तो इन लोगों को कह रहे भाई जो आपको करना दूसरी जगह कर लो, हमारे मुजफ्फरनगर क्यों बदनाम करते हो। पूरे मुजफ्फरनगर दंगे में विस्थापित दोनों हुए थे। एक भी हिंदू विस्थापित को मुआवजा नहीं दिया गया था, जबकि मुस्लिम विस्थापित को 5 लाख का मुआवजा दिया गया था। वो अखिलेश यादव को अब नाम लिखने से भी पीड़ा है। जो मुआवजा भी धर्म के आधार पर देते थे, उन्हें अगर नाम लिखवा रहे हैं हिंदू के भी मुस्लिम को, तो उन्हें उससे भी पीड़ा है। अजीब बात है।
आपको बता दें, मुजफ्फरनगर जिले से होते हुए कांवड़िए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी के अलग अलग जिलों में जाते हैं। हरिद्वार से हर साल 4 करोड़ कांवड़िए कांवड़ उठाते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए तो मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं। शिव भक्ति की यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले नेम प्लेट वाले आदेश से यात्रा में विवाद जुड़ गया है। देखिए, सवाल यह है कि नाम को लेकर फरमान जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी और कांवड़ रूट पर साइन बोर्ड पर लोगों को नाम लिखने के लिए क्यों कहा जा रहा है। आपको दिखाते हैं क्या इससे सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। इसी पर एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा में मालिक के नाम वाले यूपी पुलिस के फरमान का भले ही सियासी विरोध हो रहा हो, लेकिन प्रशासन अपने फैसले पर टस से मस होने को तैयार नहीं। जो सारा कांवड़ मार्ग है वहाँ पे लगातार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। कांवड़ समितियां हैं, होटल ढाबे हैं, सबसे बातचीत की जा रही है। वहाँ ये निर्धारित किया जा रहा है कि जो भी होटल ढाबे हैं सभी साफ सफाई रखें, रेट लिस्ट अपने सामान का उस पर निश्चित रूप से चस्पा करें। साथ ही उस होटल का, ढाबे का मालिक कौन है, अनुज्ञापी कौन है, इनके द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा जाए। इस सब बारे में सभी को बताया गया है और सारे लोग इससे सहमत हैं और अनिवार्य रूप से सभी को ये करना है, ये सबको बता दिया गया है और 90% से ज़्यादा लोग ये अब तक कर चुके हैं। अगले हफ्ते से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। कांवड़ यात्रा के रूट पर तैयारियां जोरों पर हैं। यूपी पुलिस के आदेश के बाद ज्यादातर दुकानों पर नए बोर्ड लग चुके हैं। मुजफ्फरनगर से कांवड़ मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों पर बोर्ड लगा दिए गए। एक छोटी सी तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, कांवड़ यात्रा की तैयारी चल रही है और तमाम दुकानों पर आप देखिए प्रोपराइटर हैं, तमाम लोगों के यहाँ पर इस तरीके से नाम लिख दिए गए हैं और उस फरमान का ये असर है कि सब जगह ये बोर्ड लगा दिए गए हैं। ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, दुकान वाले हैं, सब जगह देखिए प्रोपराइटरशिप के नाम लगा दिए गए। ये देखिए मिठाई की दुकान है, गुलरेज स्वीट कॉर्नर, प्रोपराइटर है मोहम्मद गुलरेज। प्रशासन के फैसले से मुसलमानों के बीच नाराजगी है, जिसके बाद एबीपी न्यूज संवाददाता सनोज शर्मा ने मुजफ्फरनगर में ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। कुछ मुस्लिम दुकानदारों का मानना है कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच बंटवारे की साजिश है, तो कुछ का कहना है कि प्रशासन का फैसला है, मानना तो पड़ेगा, लेकिन इससे रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ा है। लगातार यहाँ पर जो दुकानें हैं उनके सबके बोर्ड बदले हुए हैं। पहले देखिए अनमोल फ्रूट आइसक्रीम यहाँ पर लिखा हुआ था, लेकिन अब लिखना पड़ा है प्रोपराइटर मोहम्मद जुबैर। ठीक ऐसा ही बराबर में है नीलम स्वीट से और उसके आगे लिखना पड़ रहा है प्रोपराइटर फजल अहमद, जो सरकार का आदेश था। और कुछ इसी तरीके का जो आदेश है वो देखिए कि अनमोल ड्रिंक वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर भी लिखना पड़ा है मोहम्मद कमर आलम। फजल भाई, आपको भी बोर्ड बदलना? जी। अच्छा, किसका फरमान था, किसने कहा? ये पुलिस वालों ने कहा था। रोजगार पे कोई असर पड़ा? नहीं, रोजगार पे तो कोई असर नहीं है जी। ये कह रहे हैं कि रोजगार पे तो कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ तमाम ऐसी दुकानें हैं। देखिए, ये ज्यादातर जो मिठाइयों की दुकानें हैं, लस्सी की दुकानें हैं, डेयरी हैं, डेयरी संचालक हैं, इनसे भी बात कर लेता हूँ। ये जो है हिंदू मुस्लिमों को बांटने की साजिश है, हिंदू मुस्लिमों को बांटने की साजिश है। इससे नुकसान होगा हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। देखिए, पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ तक मुस्लिम बाहुल्य इलाका आता है। अब ऐसे में इस फैसले के बाद मुस्लिम दुकानदार क्या सोचते हैं, उन पर इसका क्या असर हो सकता है, इसी सवाल को लेकर हमारे सहयोगियों ने मुस्लिम दुकानदारों से बात की है। ग्राउंड रियलिटी चेक के दौरान हमारी मुलाकात मोहम्मद इरशाद से हुई। इरशाद कांवड़ यात्रा के रूट पर ही मिठाई की दुकान और होटल चलाते हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में इरशाद ने क्या कहा, सुनिए। इरशाद भाई, मुझे ये बता दीजिए, देख रहा हूँ आपने भी बोर्ड लगा रखा जी। हाँ। क्यों लगाया है? ये लगवाया गया है जी, प्रशासन वाले आए थे, कहने लगे ये बोर्ड बदलो भैया। ये इंग्लिश में था, पहला पुराना बोर्ड ये रहा, इसके ऊपर हिंदी में लिखवाओ, बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाओ। इसका क्या असर पड़ा रोजगार? इसका रोजगार पर इतना असर है जी, सुबह से देख रहे हो आप, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहे, जा रहे आ रहे जा रहे। अच्छा, बोर्ड पढ़ के निकल जाते हैं? बोर्ड पढ़ के निकल जाते हैं। जो वैसे लोग लेने वाले थे राह चलते, वे कोई नहीं रुक रहा। हाँ, कुछ का तो कहना है कि भाई अपनी दुकानों पे से ले गए, बोर्ड पढ़ के चलते हैं, भैया क्या लोगे, भाई अपनों से ले गए। इरशाद की दुकान पर ही हमारी मुलाकात कुछ स्थानीय मुसलमानों से हुई। ज्यादातर लोग इस बात पर एकमत हैं कि प्रशासन का फैसला मुसलमानों के खिलाफ है और इससे रोजगार में कमी आएगी। क्या लग रहा है ये जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं इस तरीके से?
सही है सर, लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसे हो रहा है ना कि देश को बांटा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का नाम आ रहा है। ये तो ऐसे देश नहीं चल रहा है ना। पहली बार लगे, आप हमारी यहीं की पैदाइश है, यहाँ यहीं के रहने वाले हम, और तकरीबन बचपन से ही देखते आ रहे, अभी आके हो रहा है सब, पहले कुछ भी नहीं हुआ। क्या लग रहा है चाचा? भाई हमें तो यही लग रहा है भाई, ये सारे मुसलमानों के ही पीछे है भाई, ये जो भी काम चल रहे हैं भाई, जो रोजगार है वे सारे छीन लिए इनसे, दुकानों पे लगा दिए बड़े बड़े बोर्ड। अब ये यहाँ से सौदा मुसलमानों की दुकानों से मत लो, अपनी दुकानों से अपना बोर्ड पढ़ो लो, यो काम चल रहा है जी बस। इसका क्या असर पड़ेगा वैसे? बस असर तो जी उन्हें पता होगा इस चीज का असर तो है, पर मुसलमानों के पीछे जो ये चल रहा है काम, ये भाई है इनका रोजगार बंद हो जाए, ये परेशान हो जाओ, अब परेशान भूखमरी आ जाएगी, भाई मरमुर आ जाएंगे, और क्या होगा इससे, फालतू तो कुछ होने का नहीं। इसके पीछे की वजह क्या लग रहा है? वजह कुछ नहीं है, सिर्फ ध्रुवीकरण है बस, कुछ नहीं है, और वोट बैंक का सिस्टम है। अब तक तो आपने सुना कारोबार से जुड़े मुस्लिम दुकानदारों की राय, लेकिन प्रशासन के इस फैसले पर एक आम मुसलमान की राय जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची मुजफ्फरनगर के एक मुस्लिम मोहल्ले में। अपना नाम लिख लो, ये लिख लो, क्या है, कभी तो ऐसा देखा नहीं। अजी बस कुछ भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम और क्या है, वो पहला कभी जिंदगी में आज तक भी नहीं हुआ ऐसा, इतना भी हो रहा सा। अब दो दो तीन तीन दफा लिखवा रहे, दूसरे लिखवाओ, तीसरे लिखवाओ, तो कर रहे बड़े मियां, तबाह कर रहे हैं। अच्छा, बोर्ड लगाना ठीक है गलत है? गलत है जी, जो सही नहीं है। क्या लग रहा है? देख रहा हूँ हलवाई की दुकान पे, सामने जनरल स्टोर है, सबकी दुकान पे इस तरीके से लगा। बताओ क्या अच्छा लग रहा है, बताओ क्या अच्छा लग रहा है, ये है हिंदू मुस्लिम कर रखी है, बताओ कर नहीं रखीगा, बताओ और क्या चाहो। अच्छा, कब से? कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ जैसा आपके हो रहा, कहने लगा तकलीफ हो रही है। हाँ तकलीफ हो रही है, और तकलीफ नहीं हो रही, बोर्ड से दिक्कत है। अब तो सारी हो रही दिक्कत, देखो नाम का फर्क पड़ गया बहुत ज्यादा, जो आएंगे बस्ती के आ सके, बाहर का तो कोई नहीं आएगा। अब जहाँ बाहर का आदमी जो है नहीं देखने के बाद जो एकदम पीछे हट जाएगा। उम्मीद है जल्द ये विवाद सुलझेगा और आपसी भाईचारा पहले जैसा बना रहेगा। देखिए, सावन महीने में कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए दिल्ली और दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों से कौन सा रूट फॉलो करके हरिद्वार पहुंचते हैं, वो रूट आपको हम जरा बता दें। देखिए, ये 200 किलोमीटर का ये पूरा रूट है। पहले मेरठ, मुजफ्फरनगर से होते हुए आगे रुड़की के रास्ते हरिद्वार पहुंचते हैं कांवड़िए, और वहां पर जाकर के वो गंगा जल लेते हैं, जिसके बाद वो अपने घरों के शिवालयों पर उसको चढ़ाते हैं। यूपी उत्तराखंड के 6 जिले इसमें आते हैं, जिसमें गाजियाबाद है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर, रुड़की और उसके बाद हरिद्वार ये रूट है, जहां पर गंगा जल लेने के लिए सावन माह में कांवड़िए पहुंचते हैं और वहां से गंगा जल लेकर के वो अपने आसपास के, अपने घरों के आसपास के शिवालयों में चढ़ाते हैं गंगा जल को। अब आइए सीधे आपको ले चलते हैं शिरीन के पास। बिल्कुल, तो देखिए, जब यूपी में साइन बोर्ड पर नाम को लेकर सियासत शुरू हो गई है, तो इस मामले में उत्तराखंड भी पीछे नहीं है। वहां भी इसे लेकर जांच पड़ताल शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर जारी योगी सरकार का आदेश अब पड़ोसी बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड पहुंच गया है। कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले ठेली, रेहड़ी, खाने पीने की दुकानों और ढाबों के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूपी की तर्ज पर ही दुकानों के बाहर मालिक के नाम का बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है। जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे, और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा नियम का पालन करवाने के लिए अब उत्तराखंड पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस टीम की गश्त की ये तस्वीरें हरिद्वार से आई। भारी मुस्तैदी के साथ प्रशासन की टीम हरिद्वार में वेरिफिकेशन के लिए दुकान पर पहुंची। पुलिस प्रशासन ने देखा है कि जो हम दुकान कर रहे हैं उसके आधार पे वो हमारा आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि अपना आधार कार्ड लगाओ और मतलब यहाँ से लिस्ट लगा के बनानी है। बस लिस्ट तो ये फायदा है, अब लिस्ट लग गई है तो खाली हिंदी लगा सकता है। अब नाम बदल कर नहीं, पहले नाम बदल के बहुत लगा रहे थे। सोमवार से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कांवड़ को लेकर उत्साह इतना है कि शिव भक्त अभी से हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी में मंथन का दौर लगातार जारी है। मंथन के साथ साथ बवाल भी हो रहा है, और इस बवाल में अब आरएसएस की एंट्री भी हो चुकी है। कल परसों लखनऊ में बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डिप्टी सीएम शामिल होंगे।
पिछले करीब एक हफ्ते से यूपी की सियासत पर पूरे देश की नजर टिकी है। हर दिन यूपी बीजेपी में गुटबाजी की खबरें बाहर आ रही हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। अब इसमें संघ की भी एंट्री हो गई है। यूपी को लेकर के आरएसएस एक्शन में है। 20 और 21 जुलाई को लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी की बेहद ही अहम बैठक है। संगठन की नाराजगी की खबरों के बीच में इस बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है। सह सरकार्यवाह अरुण कुमार लखनऊ आ रहे हैं और बीजेपी के जो यूपी के जो टॉप 5 हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक की अहमियत आप इसी बात से समझिए कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा टल गया है। इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा वो भी जान लीजिए। सह सरकार्यवाह अरुण कुमार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी संगठन महामंत्री धर्मपाल शामिल होंगे। इस बैठक में संगठन और सरकार की दूरियां कम करने का प्लान तैयार होगा। इधर संघ और बीजेपी यूपी में पार्टी के अंदर की लड़ाई को खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। तो समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार बीजेपी पर हमले हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, अपने घर पर नेताओं से मिल मिलकर केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के खिलाफ अंदर ही अंदर खेल कर दिया है। अगले कुछ महीनों में सीएम योगी की कुर्सी चली जाएगी। भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी दोनों ही केशव मौर्य के रडार पर हैं और दोनों के खिलाफ खुलकर केशव खेल रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी बीजेपी के नाराज खेमे को मॉनसून ऑफर दिया था। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने आज सख्त पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को डूबता जहाज बताया और अखिलेश के बयान को मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहा। उत्तर प्रदेश में वार पलटवार का ये दौर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गए हैं, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के लोगों को जो जमीनी स्तर है, जो संगठन पे वर्क करते हैं, उनको, उनके विचारों को, उनके कार्यों को अधिकारी सम्मान नहीं कर रहे हैं। घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ, करप्शन, किन्नरों के पैसा खा गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कहे हैं, संगठन ही सरकार बनाती है, संगठन ही दायित्व देती है। अब देखना है कि संघ बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक से क्या निकलता है, क्योंकि यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। वैसे भी पार्टी की इस लड़ाई का असर यूपी ही नहीं, यूपी के बाहर भी दिख सकता है। बात अब मध्य प्रदेश की, जहां धर्म के नाम पर सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है। दरअसल गुरुवार को भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में सुंदरकांड का आयोजन किया गया था। कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताया है और अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अशोक गार्डन थाने में सुंदरकांड की ये तस्वीर सियासत में भूचाल ले वैसे तो बीजेपी कार्यकर्ता थाने में बने मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, लेकिन इन तस्वीरों पर मध्य प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की नजर पड़ी तो मामला धार्मिक कर्मकांड से निकलकर सियासत की सतह पर आ गया। दिग्विजय सिंह और उनकी पार्टी कांग्रेस के नेताओं का सीधा और सपाट तर्क है, सरकारी कार्यालय या कहिए थाने में एक धर्म विशेष से जुड़ा आयोजन ठीक नहीं, और अगर ऐसा होता है तो फिर दूसरे धर्म से जुड़े आयोजन भी होने चाहिए। किसी ने मुझे आकर बताया कि साहब वहाँ तो सुंदरकांड का पाठ चला हुआ है, संविधान में हर धर्म के लोगों का अपना अधिकार है, तो जब गुरु नानक जी की जयंती आएगी तो वहाँ हमारे गुरु नानक जी का पाठ पढ़ाया जाएगा कि दरखास्त वहाँ देंगे। जब हमारे मुसलमान भाइयों के बकरी ईद आएगी तो रोज़ा इफ्तार की भी हम आवेदन वहाँ देंगे, थाने में होना चाहिए रोज़ा इफ्तार। भारतीय संविधान सबको बराबर का अधिकार देता ही नहीं देता है।
दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, नरसिंह घोटाला केस में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ केस दर्ज कराने अशोका गार्डन थाने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर सुंदरकांड का आयोजन नजर आया तो सियासत की दिशा अलग मुड़ गई, जिस पर अब सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। वहीं पुलिस प्रशासन एक्शन में है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी ने अशोक गार्डन थाने के प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इस तरह के आयोजन सामान्यतः निजी व्यक्तियों को इसकी अनुमति नहीं दी जाती है थाना परिसर में। इसमें उस थाना क्षेत्र में जहां पर परमिशन थाना प्रभारी की तरफ दी गई है वो नहीं होना चाहिए था, तो उस मामले में थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया है, उसमें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हालांकि पुलिस के इस एक्शन के बावजूद थाने में सियासत की रफ्तार थमती नहीं दिखती। थाने में सुंदरकांड के आयोजन से सियासत का जो पन्ना खुला, उसमें नए नए पैराग्राफ जुड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस ने गुरु पूर्णिमा को लेकर बीजेपी सरकार के आदेश को धर्म विशेष से जोड़ दिया। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर 20-21 जुलाई को सभी स्कूलों में गुरु शिष्य परंपरा के तहत कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। इसके तहत 20 जुलाई को गुरु शिष्य संस्कृति पर निबंध लेखन, 21 जुलाई को सरस्वती वंदना जैसे कार्यक्रम होंगे, जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर जो शिक्षा के मंदिर हैं, जो स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ सभी धर्मों के बच्चे एक साथ आके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसी भी स्कूल कॉलेज में किसी एक धर्म से जुड़ी किसी परंपरा का शुरू करना या मान्यता का शुरू करना, मुझे लगता है कि एक विवादास्पद स्थिति पैदा कर सकता है अगर वो अनिवार्यता की कंडीशन के साथ हो। अनिवार्यता को हटा के जो चाहे करना है कर सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दें, पढ़ाई के स्तर को बढ़ाने पे ध्यान दें, तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। कांग्रेस का सीधा आरोप है, मोहन यादव के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में सनातन संस्कृति और परंपरा को दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रही है। साफ लफ्जों में कहें तो मध्य प्रदेश में धर्म की धुरी पर सियासी विवाद का नया अध्याय शुरू हो गया है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। देखिए, महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और समाजवादी पार्टी यूपी से निकलकर अपना पांव महाराष्ट्र में पसारने की तैयारी में दिखाई दे रही है। और आज समाजवादी पार्टी के यूपी के तमाम सांसद मुंबई में हैं। ये पार्टी की लोकल यूनिट की ओर से यहाँ पर विजय अभिनंदन किया जा रहा है। सांसद सिद्धिविनायक मंदिर भी पहुंचे, वहां पर दर्शन पूजन भी किया। तो मुंबई में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक भी होनी है, पार्टी के सभी सांसद इस बैठक का हिस्सा। लेकिन यूपी से निकलकर महाराष्ट्र में अब किस तरीके से मिशन विजय की ओर समाजवादी पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी यूपी से निकल महाराष्ट्र में एक्शन में अब नजर आ रही है। आज समाजवादी पार्टी के यूपी के तमाम सांसद मुंबई में हैं और वहां पर पार्टी की लोकल यूनिट की ओर से विजय अभिनंदन किया जा रहा है और सिद्धिविनायक मंदिर भी पहुंचे तमाम सांसद समाजवादी पार्टी के। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसने दुनिया को परेशान कर दिया, और खबर यह है कि आज दिन में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हो गया, जिसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ा और सबसे ज्यादा इसका असर हवाई सेवाओं पर देखने को मिला। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत के बाद पूरी दुनिया जैसे ठप सी हो गई। दुनिया भर में करीब 1400 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। मुंबई, दिल्ली, प्रयागराज, इंदौर एयरपोर्ट पर इसका सीधे सीधे असर देखा गया सर्वर में दिक्कत आने की वजह से। एसबीआई ने कहा कि वैश्विक संकट का उसकी प्रणाली पर हालांकि असर नहीं है। एचडीएफसी ने कहा कि हमारी व्यवस्था ठीक है। शेयर बाजार पर भी इस संकट का असर नहीं, लेकिन हवाई सेवाओं पर इसका असर खास तौर से देखने को मिला। यात्री बेहद परेशान नजर आए। और आइए अब आपको सूरज ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं से जानते हैं। सूरज, क्या दिक्कत दूर हुई है, परेशानी कम हुई है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा, कितना सुधार हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए अब तक दर्जन भर से ज़्यादा की फ़्लाइट रिशेड्यूल्ड हो चुकी है और फिलहाल लोग टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास ऑलरेडी टिकट है उनकी फ़्लाइट कब आएगी दोबारा या फिर कब उसका टाइम निर्धारित किया गया है, यही तय नहीं हो पाया है। आपको मैं दिखा दूं, ये T1 के पिक्चर्स हैं, विजुअल्स हैं, और ये गेट नंबर 1 से लोग अंदर जाते हैं डिपार्चर के लिए, और ये जो पैसेंजर है ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको अंदर जाने में डिले सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो चेक इन और बाकी की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसे मैन्युअली करना पड़ रहा है। लोगों का जो वेब चेक इन नहीं हो पा रहा है, चेक इन करने के लिए हैंड रिटन नोट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो बैगेज की भी को भी चेक इन किया जाता है उसके लिए भी मैन्युअली ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसके चलते ये जो अंदर जाने का जो पूरी प्रक्रिया है वो बेहद ही स्लो है।
जिसके चलते जो फ्लाइट शेड्यूल्स थी उसे चेंज करना पड़ा, टाइमिंग शेड्यूल का चेंज करना पड़ा। मुंबई जैसे एयरपोर्ट जहां जो काफी व्यस्त एयरपोर्ट रहता है, यहाँ पर प्लान बी का इस्तेमाल कर काफी स्मूथ ऑपरेशन करने की कोशिश। ठीक है, शुक्रिया आपका सूरज पूरी जानकारी के लिए। अब नोएडा से निधि श्री भी मेरे साथ बनी हुई है, सीधा आइए उन्हीं का रुख करें। निधि, आप जरा ये बताइए कि यहाँ पर जिन जिन सुविधाओं पर असर पड़ा था वहाँ अब कैसी स्थिति बनी हुई है, क्या अपडेट है, अब सुविधाएं बहाल हो रही हैं? बिल्कुल नहीं, देखिए पहले लगभग 2 घंटे पहले हमने दर्शकों को जानकारी दी थी लाइव की अभी भी आईटी सेक्टर, चूंकि मैं आईटी सेक्टर्स के एम्प्लॉय से बातचीत कर रही थी और जो दिक्कत सुबह 10 बजे से आ रही थी वही दिक्कत अभी भी है। धीरे धीरे कर सर्वर अप ज़रूर हो रहे हैं लेकिन वो भी 50% से ज़्यादा नहीं हो पाए हैं, यानी कि ये जो मुसीबत है जो विशेष तौर पर आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को आ रही है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन होने की वजह से, वो अभी भी बरकरार है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अचानक से मेल आया और उसके बाद से ही सिस्टम में एरर दिखाने लगा और इसको ग्लोबल आउटेज के अलावा किसी एक एम्प्लॉय को पता नहीं है कि इससे ज़्यादा क्या है, कहाँ खामियां हैं, कैसे ये दिक्कत हुई। तो ये अभी भी बरकरार है, कोई भी इसका सॉल्यूशन किसी को समझ नहीं आया है। जी ठीक है निधि श्री, आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कहा जरूर जा रहा था लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है, अभी भी दिक्कत हवाई सेवाओं पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। निधि आप नजर बनाकर रखिएगा इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात जरा कर लेते हैं बाढ़ और बारिश की। देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो मूसलाधार बारिश के बाद मुसीबतें झेलने को मजबूर है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या असम, जो पहले से ही बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। अब गुजरात में भी बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है और दक्षिण भारत से भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। ये प्रलयकारी पानी के प्रचंड प्रहार की तस्वीरें हैं। कहीं ट्रेन की पटरी पानी में डूबी, कहीं पानी के दबाव ने बांध को तोड़ दिया। हर तरफ इतना पानी जैसे कुदरत ने बर्बादी की गिरह खोल दी है। आसमान से बरसती मुसीबत गुजरात पर कहर बनकर टूटी है। पोरबंदर और जूनागढ़ समेत कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात नजर आने लगे हैं। बीती रात पोरबंदर के आसमान में छाए बादलों ने बरसना शुरू किया तो थमे ही नहीं। रात भर में पोरबंदर में करीब 6 इंच बारिश हुई। नतीजा रेल ट्रैक डूब गए। ट्रैक के नीचे जमाए गए पत्थर पानी के साथ बह गए। सबसे ज्यादा असर पोरबंदर कानालूस सेक्शन पर पड़ा है। इस सेक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे के भावनगर डिवीजन ने पोरबंदर संतरागाछी सुपरफास्ट ट्रेन और गांधीनगर कैपिटल वेरावल एक्सप्रेस को रीशेड्यूल किया है, जबकि 6 ट्रेन को टर्मिनेट किया है। गुजरात में सौराष्ट्र के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर मानसून की मेहरबानी जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्व में मौजूद कोनसीमा जिले में भारी बारिश से जमा हुए पानी के दबाव में नदी का बांध टूट गया, जिसके चलते नदी के दूसरी ओर मौजूद गंती पेडापुडी लंका, अरिगेला वारीपालेम समेत कई गांवों का संपर्क टूट गया। स्थानीय लोग बुनियादी जरूरतों के लिए नाव से नदी पार करने को मजबूर हैं। आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नदियां किनारे, बांध और सड़कों को तोड़कर बह रही हैं, तो रिहायशी इलाकों में जल भराव की समस्या आम हो गई है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में SBI बैंक परिसर में कई फीट तक पानी भर गया, जिससे बैंकिंग सेवाएं ठप हो गईं। अब तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम जिले की तस्वीर देखिए। यहाँ अश्वरा ओपेटा में पेदा वगु बांध से अचानक पानी छोड़े जाने से इलाके में बाढ़ आ गई। आसपास के कई निर्माण पानी में डूब गए, तो वहीं 51 लोग पानी में फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए आनन फानन में भारतीय सेना से मदद मांगी गई। रेस्क्यू टीम के साथ 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। काफी मशक्कत के बाद सभी को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि पानी में फंसे सभी पास के गांव नारायणपुरम के रहने वाले हैं और खेतों में काम करने के लिए गए थे। दक्षिण भारत के सभी राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बादल खूब बरस रहे हैं,
जिससे बाढ़ और जलभराव के साथ ही लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तस्वीरें कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले की हैं। यहाँ अंकोला के पास पहाड़ दरकने से मलबा सीधे सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि कोई वाहन या कोई व्यक्ति मलबे की चपेट में नहीं आया। फिलहाल मलबे को हटाने का काम जारी है। कर्नाटक में अंकोला के आसपास पिछले 2 दिनों में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। अंकोला में बुधवार को भी लैंडस्लाइड की एक घटना सामने आई थी, तो बीते मंगलवार को हुई लैंडस्लाइड में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। अब जरा मुंबई की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें मुंबई के वडाला आरटीओ एरिया की हैं। कुछ देर की बारिश में सड़कें लबालब हो गईं। नतीजा ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं, जबकि पैदल चल रहे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। जगदलपुर में तेज बारिश से शहर के कई वार्ड तालाब में बदल गए हैं। रास्तों पर दरिया बह निकला है। वहीं तेज हवा से कई पेड़ों के भी गिरने की खबर है। और इसी के साथ पॉलिटिकल पावर सेंटर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश के सबसे बड़े सियासी शो में अब फिर मुलाकात होगी आपसे सोमवार को। तब तक के लिए इस शो में फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए एबीपी न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।